हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों में झड़प, रूट को लेकर विवाद। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे में मुहर्रम के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई, जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे में मुहर्रम के रूट को लेकर विवाद था। पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई थी। इसके बाद रविवार को विवादित रूट से मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा था। इसी क्रम में दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू एसपी रीश्मा रमेशन, एसडीएम सुलोचना मीना, सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद समेत कई आला अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और आसपास के थानों की फोर्स को भी मौके पर बुला लिया गया है। वहीं सदर एसडीएम सुलोचना मीना ने बताया कि कुछ विवाद हुआ था। दरअसल पाटन के पाल्हे इलाके में मुहर्रम के रूट को लेकर विवाद हुआ था। रूट को लेकर मामला शांति समिति की बैठक में भी उठा था। डीसीएसपी के निर्देश के बाद मौके पर वरीय अधिकारियों को भी तैनात किया गया और दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी कराई गई थी। ऑफिस में सिगरेट पीते वीडियो वायरल, चाईबासा के जनसेवक को डीसी ने किया सस्पेंड। चाईबासा से एक सरकारी बाबू का ऐसा वीडियो सामने आया जिसने जिले से लेकर राज्य स्तर तक हड़कंप मचा दिया। वायरल वीडियो में जनसेवक जगमोहन सोरेन अपने सरकारी कार्यालय में टेबल पर बैठे बैठे सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। सरकारी कामकाज की फाइलें एक तरफ रख दी गई हैं और बाबू साहब कष्ट लगाने में मशगूल हैं। इस दौरान वे किसी से ये कहते भी सुने जा रहे हैं, प्यार में इतना चलता है भाई। वीडियो के सामने आते ही ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ये स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चाईबासा डीसी को विधि सम्मत कठोर कार्रवाई का निर्देश देता हूं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चाईबासा उपायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जनसेवक जगमोहन सोरेन को निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच चाईबासा के डीडीसी को सौंपी गई है। उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई तय करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में और एक सप्ताह बंद रहेगी शराब की दुकानें। राज्य की शराब दुकानों का ऑडिट अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस कारण फिलहाल शराब की दुकानों से शराब नहीं मिलेगा। मालूम हो जेएसबीसीएल ने पहले 5 जुलाई तक दुकानों के ऑडिट व हैंड ओवर टेक ओवर की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब ऑडिट की प्रक्रिया अब अगले सप्ताह तक पूरा होगा। अब तक राज्य की 145 तीन शराब दुकानों में से केवल 750 दुकानों का ही ऑडिट कार्य पूरा हुआ है। जिन दुकानों का ऑडिट पूरा हो गया है, उनसे भी फिलहाल शराब की बिक्री नहीं हो रही है। दुकानों के हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनके संचालन को लेकर फिर से निर्देश जारी किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलों को अगले सप्ताह तक सभी दुकानों के ऑडिट कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो ऑडिट के दौरान दुकानों में शराब के स्टॉक व बिक्री के बाद जमा राशि का सत्यापन किया जा रहा है। झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि हैंडओवर टेक ओवर की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण कई दुकानों में शराब की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिन दुकानों का ऑडिट पूरा हो गया है, उन्हें अगले आदेश तक बंद रखा गया है। वहीं दूसरी ओर जो दुकानें खुली हैं, उनमें भी शराब नहीं है। उन्होंने मांग की है कि हैंडओवर टेक ओवर की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए और राज्य में नई उत्पाद नीति शीघ्र लागू की जाए। रामगढ़ में चाल धंसने से मारे गए मृतकों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा और नौकरी। वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त। रामगढ़ जिले के कर्मा परियोजना के कर्मा खुली खदान में अवैध रूप से कोयला खनन करने के दौरान चाल धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर कर्मा परियोजना के पीओ कार्यालय के गेट पर शवों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ सीसीएल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों से वार्ता की थी, लेकिन कई दौर में चली वार्ता विफल रही थी। एक बार फिर रविवार की अहले सुबह प्रशासन और पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में सीसीएल प्रबंधन ने ग्रामीणों के साथ बैठक की।
जिसमें सीसीएल प्रबंधन ने सभी मृतकों के परिजनों को 1,70,000 रुपये मुआवजा और अंचल प्रशासन के द्वारा 30,000 रुपये मुआवजा के रूप में देने की सहमति बनी। साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया कि सभी घायलों का इलाज सीसीएल प्रबंधन द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा मृतकों के परिजन के एक सदस्य को आउटसोर्सिंग में रोजगार देने की भी सहमति बनी है। इसके बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन खत्म हुआ और कार्यालय के गेट के सामने से शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि 4 जून और 5 जून की दरमियानी रात क्षेत्र के ग्रामीण सीसीएल कुज्जू क्षेत्र के कर्मा परियोजना के खुली खदान के अंदर घुसकर अवैध रूप से कोयला का खनन कर रहे थे। इसी क्रम में अवैध खनन कर रहे ग्रामीणों के ऊपर भारी भरकम चट्टान के साथ मलबा यानी चाल गिर गया था, जिसमें 4 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई थी और 6 ग्रामीण घायल हो गए थे। जिसके बाद ग्रामीण सीसीएल प्रबंधन से मुआवजे की मांग को लेकर 3 शवों को कर्मा परियोजना के पीओ कार्यालय के गेट पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। 18 घंटे से ग्रामीण अपनी मांगों पर अडिग थे। सीसीएल कर्मा परियोजना की खुली खदान में चाल धंसने की वारदात के बाद सीसीएल प्रबंधन की सुरक्षा की पोल खुल गई है। सीसीएल के अधिकारी पूरे मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। सीसीएल के माइनिंग मैनेजर ने ऑफ कैमरा कहा कि इस तरह की वारदात लगातार होती रहती है और इससे सीसीएल का कोई लेना देना नहीं होता है। जिन लोगों की मौत हुई है उन पर और जो कोयला निकालने के लिए आए थे उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। गोड्डा में रास्ते को लेकर आपस में भिड़े मोहर्रम के 2 अखाड़े, पुलिस ने सुलझाया विवाद। गोड्डा जिला के मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत माल प्रतापपुर और दोगाची गांव के बीच रविवार को ताजिया जुलूस के रास्ते को लेकर हल्की कहासुनी हो गई। 2 अखाड़े के लोग आपस में ही भिड़ गए। कुछ युवकों के बीच तनाव बढ़ा और पुलिस को बुलाना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। घटना की सूचना मिलते ही महागामा एसडीओ आलोक वरण केसरी और एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को समझाया और माहौल को शांत कराया। एहतियातन इलाके में फ्लैग मार्च भी किया गया। माल प्रतापपुर के एक निवासी ने बताया कि उनके गांव से निकले जुलूस के लोग पारंपरिक लाठी खेलते हुए वहां लगे मेले की ओर जा रहे थे, तभी दोगाची का जुलूस भी वहां पहुंचा। रास्ते को लेकर मामूली कहासुनी हुई और कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ घरों में पत्थर जरूर गिरे, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए मेहरमा, ठाकुरगंगटी, बोआरीजोर और बलबड्डा थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। डुमरी के टॉप स्टूडेंट्स को विधायक जयराम महतो का तोहफा अपनी सैलरी का 75% राशि पुरस्कार के रूप में देंगे। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के छात्रों के लिए एक बड़ी और खुशी की खबर है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने वेतन की 75% राशि टॉप छात्रों को इनाम के तौर पर देने का फैसला किया है। विधायक जयराम महतो ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो अपनी सैलरी का 75% हिस्सा जनता के हित में खर्च करेंगे। अब उन्होंने ये घोषणा की है कि वो अपने 3 महीनों की सैलरी की 75% राशि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉप 10 स्टूडेंट्स को पुरस्कार के रूप में देंगे। ये सम्मान समारोह 7 जुलाई को नवाडी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बीच नदी में चट्टान पर घंटों फंसा रहा बुजुर्ग श्रद्धालु, काफी मशक्कत के बाद लोगों ने किया रेस्क्यू। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में पास बहने वाली भैरवी नदी के तेज धारा में एक बुजुर्ग श्रद्धालु फंस गए। तेज धारा में किसी तरह बुजुर्ग ने नदी के बीच में स्थित चट्टान को पकड़कर खुद को संभाला। धारा में फंसने के बाद उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे बुजुर्ग को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हजारीबाग जिले से मां छिन्नमस्तिका देवी के दर्शन के लिए बुजुर्ग अपने परिजनों के साथ रजरप्पा पहुंचे थे। दर्शन से पहले वे स्नान करने के लिए भैरवी नदी में उतरे। बारिश के कारण नदी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी चपेट में वे आ गए। नदी के बीच में पहुंचकर एक तैराक ने बुजुर्ग की कमर में रस्सी बांधी और सहारा देकर उन्हें सुरक्षित नदी के किनारे लाया। बचाव कार्य में शामिल मंदिर के पुजारी पप्पू बाबा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नदी के बीच में चट्टान पर फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय दुकानदार को रस्सी के सहारे बुजुर्ग तक भेजा गया। इसके बाद बुजुर्ग की कमर और हाथ में रस्सी बांधकर उन्हें नदी के किनारे सुरक्षित लाया गया। पुजारी ने बताया कि बुजुर्ग हजारीबाग के निवासी थे और काफी घबराए हुए थे। प्रशासन और मंदिर न्यास समिति लगातार श्रद्धालुओं से अपील करती रही है कि बरसात के मौसम में नदी में स्नान करने से बचें, क्योंकि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि सावधानी ही सुरक्षा की कुंजी है। स्थानीय लोगों, प्रशासन और पुजारी की सजगता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई।
गिरिडीह में वज्रपात से एक महिला की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू गिरिडीह के समीप गादी गांव में रविवार को वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने की घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका की पहचान 34 वर्षीय फुलवा देवी पति सुशील राय के रूप में की गई है। वहीं घायल महिला 35 वर्षीय अनीता देवी पति जयदेव राय बताई जा रही हैं। दोनों महिलाएं बेंगाबाद के सोनबाद पताड़ी गांव की रहने वाली हैं। घटना रविवार सुबह की है, जब दोनों महिलाएं शौच के लिए खेत की ओर गई थीं। इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ा और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर दोनों महिलाएं झुलस गईं। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल दोनों महिलाओं को तत्काल गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने फुलवा देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि मनीता देवी की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों की माने तो वज्रपात की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का इलाका थर्रा उठा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बिजली गिरने की संभावना बताई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में खुले स्थानों पर न जाने की अपील की गई है। झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में इंटर में नामांकन पर राजभवन ने भेजा नोटिस। नई शिक्षा नीति के उल्लंघन का आरोप। झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट में नामांकन जारी रखने को लेकर राजभवन ने गंभीर आपत्ति जताई है। इस संबंध में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर को राजभवन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। राज्यपाल सचिवालय की संयुक्त सचिव अर्चना मेहता ने सभी संबंधित विश्वविद्यालयों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि जब नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया है, तो फिर 2025 से 27 शैक्षणिक सत्र में इंटरमीडिएट में नामांकन क्यों लिया जा रहा है। राजभवन के नोटिस के बाद विश्वविद्यालयों ने भी तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने अपने सभी अंगीभूत असंबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। अन्य विश्वविद्यालयों ने भी कॉलेजों से जानकारी मांगी है कि किस कॉलेज में इंटर का नामांकन लिया जा रहा है और क्यों। जानकारी हो कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेज स्तर की शिक्षा केवल स्नातक और स्नातकोत्तर तक ही सीमित होनी चाहिए, जबकि इंटर की पढ़ाई केवल +2 स्कूलों या मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों में होनी है। इसके बावजूद चारों विश्वविद्यालयों द्वारा इंटरमीडिएट में नामांकन लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे नीति के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। राजभवन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि इंटर में नामांकन जारी रहता है तो नई शिक्षा नीति को लागू करने में बाधा उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में कार्रवाई भी की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कॉलेज में चल रहे इंटर 2024 से 26 के छात्रों को वैकल्पिक +2 स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए विभाग स्थापना स्वीकृति प्राप्त विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। धनबाद से चाईबासा ले जा रहे अवैध लॉटरी टिकट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 व्यक्ति गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीताराम डेरा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करीब 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट को जब्त किया है। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन अवैध लॉटरी टिकट को धनबाद से 2 बड़े कार्टून में बंगाल के रास्ते जमशेदपुर लाया गया था। यहां से इसे चाईबासा भेजने की तैयार थी, जिससे करीब 5 करोड़ की अवैध लॉटरी का कारोबार संचालित किया जाना था। दरअसल सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार को गुप्त सूचना मिली कि धनबाद से करीब 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट को 2 बड़े कार्टून में जमशेदपुर बस स्टैंड लाया जा रहा है। यहां से अवैध लॉटरी टिकट को एक व्यक्ति के हाथों चाईबासा भेजा जाएगा। सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना के प्रभारी ने तत्परता दिखाई और तत्काल छापेमारी टीम का गठन किया। इस छापेमारी टीम ने जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान टीम ने धनबाद से सिक्सर बस से जमशेदपुर लाए गए अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों में धनबाद से लॉटरी टिकट लाने वाले सिक्सर बस कंडक्टर फॉरेस्ट महतो और उसे चाईबासा ले जाने वाले चाईबासा निवासी मुखिया तीयू शामिल है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिमडेगा में वाहन जांच के दौरान चोरी की बुलेट के साथ बाइक चोर गिरफ्तार। सिमडेगा के पाकरटांड थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति को चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अमशी ने जानकारी देते हुए बताया कि पाकरटांड पुलिस भेलवाड़ी स्कूल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति को रोका गया जिसने अपना नाम प्रहलाद सिंह बताया। उसके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जब उससे मोटरसाइकिल के कागजात की मांग की गई तो वो नहीं दिखा पाया। पूछताछ में प्रहलाद सिंह ने बताया कि ये मोटरसाइकिल चोरी का है और उसने इसे तुपुदाना निवासी दीना सिंह नामक व्यक्ति से लिया है। प्रहलाद सिंह के निशानदेही पर एक और चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि यह मोटरसाइकिल रांची लोअर बाजार से चोरी किया गया था, जिसके संबंध में लोअर बाजार थाना में मामला दर्ज किया गया था। प्रहलाद सिंह के खिलाफ पाकरटांड थाना में मामला दर्ज किया गया है। प्रहलाद सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और वो उग्रवादी और रंगदारी के मामलों में जेल जा चुका है। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वेतन सुरक्षा से नहीं मिलेगा वरीयता का अधिकार। झारखंड हाई कोर्ट ने वरीयता के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी कर्मचारी को दी गई वेतन सुरक्षा या पूर्व सेवा अवधि की गणना सिर्फ पेंशन संबंधी लाभों के लिए होती है। ये किसी अलग सेवा कैडर में वरीयता का दावा करने का अधिकार नहीं देती, विशेषकर तब जब कर्मचारी ने स्वेच्छा से सेवा बदली हो।
ये सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में हुई। बता दें कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरीयता की गिनती सेवा में वास्तविक प्रवेश की तिथि से ही होगी। यह किसी रिक्ति की तिथि से या पिछली सेवा से जोड़कर नहीं दी जा सकती, जब तक सेवा नियमों में ऐसा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हो। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ वेतन संरक्षण या चयन विशेष ग्रेड देने के लिए पिछली सेवा की गणना से ये नहीं माना जा सकता कि कर्मचारी पुरानी सेवा का ही हिस्सा बना रहा। वेतन सुरक्षा या पेंशन लाभ के लिए सेवावधि गिनना वरीयता से संबंधित नहीं है, क्योंकि इससे अन्य कर्मचारियों की सेवा में हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि वरीयता में परिवर्तन अन्य कर्मियों पर प्रभाव डालता है। ये टिप्पणी खंडपीठ ने उन प्रार्थियों की दलील पर दी जिन्होंने कहा कि यदि उन्हें वेतन सुरक्षा मिली है तो उनकी पूर्व सेवा अवधि को वरीयता निर्धारण में भी गिना जाना चाहिए। खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया। इससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। देवगढ़ के श्रावणी मेले में महाकुंभ जैसी तैयारियां, श्रद्धालुओं के लिए 10 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन होगी संचालित। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ अन्य विभाग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे ने देवघर जिले के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर भव्य तैयारियां की हैं। जसीडीह स्टेशन, जो देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, सामान्य दिनों में प्रतिदिन 190 ट्रेनों का संचालन करता है। रेलवे विभाग सावन के महीने में इस स्टेशन से कई विशेष ट्रेनें संचालित करता है। पिछले साल सावन में 14 नई ट्रेनें शुरू की गई थीं, जबकि इस वर्ष रेलवे विभाग लगभग 10 नई ट्रेनों का संचालन कर सकता है। आसनसोल रेलवे डिवीजन के अनुसार सोमवार से रविवार तक कुल 500 ट्रेनों का आवागमन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य रेलवे डिवीजनों से 84 अतिरिक्त ट्रेनें विभिन्न राज्यों से होकर जसीडीह स्टेशन तक पहुंचेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है और स्टॉपेज की समयावधि में भी वृद्धि की गई है। आसनसोल डिवीजन ने बताया कि कई नई ट्रेनें इस मार्ग पर चलाई जाएंगी, जिनमें कुछ वातानुकूलित एसी ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके अलावा जसीडीह स्टेशन पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पूरे परिसर में टेंट लगाए गए हैं। श्रावणी मेले की तैयारियों से यात्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि यदि मेले के दौरान ऐसी ही व्यवस्था बनी रही तो श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। रेलवे स्टेशन की स्वच्छता के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना न करना पड़े। जसीडीह स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में स्टेशन की सुविधाओं को और व्यवस्थित किया जाएगा। 11 जुलाई से पहले सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। भोगनादी हिंसा मामले में बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा राज्य सरकार को सीबीआई से लगता है डर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में भोगनादी की घटना पर बयान दिया है। उन्होंने मामले में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को सीबीआई से डर लगता है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ही मामले की जांच करा ले। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भोगनादी मामले की जांच हड़बड़ी में की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने काम किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। भोगनादी में सिद्धू कान्हू के वंशज परिवार के मंडल मुर्मू पर लाठीचार्ज की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक साजिश थी। सरकार ने जानबूझकर निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज करवाया और फिर उल्टे उन्हें ही आरोपी बना दिया। यह आदिवासी समाज का अपमान है। सरकार मामले की सीबीआई जांच कराए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर धनबाद भाजपा की जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगोष्ठी में वक्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने का भारत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य है। विकसित भारत का मतलब हर भारतीय की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना है। लातेहार में अपराधियों का तांडव, हाईवा को फूंका, इस गैंग ने ली जिम्मेदारी। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत फूल बसिया कोयला साइडिंग के पास बीती रात अपराधियों ने एक हाईवा में आग लगा दी, जिससे गाड़ी पूरी तरह से जल रही।
गनीमत रही कि गाड़ी साइडिंग से अलग खड़ी थी, जिसके कारण बड़ी घटना नहीं हुई। घटना की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग के द्वारा ली गई है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल शनिवार की रात कुछ अपराधी फूल बसिया रेलवे कोयला साइडिंग के पास पहुंचे और वहां खड़ी एक हाईवा में आग लगा दी। बताया जाता है कि बाइक पर सवार होकर कुछ अपराधी वहां पहुंचे थे और गाड़ी में आग लगा दी। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की। अपराधियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा फेंककर जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि बिना आपराधिक संगठन से बात किए काम करने पर अंजाम बुरा होगा। बताया जाता है कि उक्त गाड़ी रेलवे साइडिंग से अलग खड़ी थी। गाड़ी में कोयला लोड नहीं था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कोयला व्यापारी से रंगदारी वसूलने के लिए अपराधी इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर दहशत बनाना चाहते हैं। अपराधियों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कोयला कारोबार से जुड़े कुछ व्यवसायियों को धमकी भी दी गई। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बिना संगठन को मैनेज किए काम नहीं होगा। हालांकि काफी दिनों के बाद इस प्रकार की घटना से लोगों में डर का माहौल भी बन गया है। झारखंड में मनरेगा पर सवाल, रजिस्ट्रेशन में इजाफा लेकिन रोजगार में आई कमी। झारखंड में मनरेगा से जुड़े कुछ आंकड़े इसकी सार्थकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के केंद्र सरकार के डेटा का हवाला देते हुए लिव टेक इंडिया, नरेगा वॉच और भोजन का अधिकार अभियान की ओर से दावा किया गया है कि एक तरफ मनरेगा में पंजीकरण करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ी है तो दूसरी तरफ रोजगार घटा है। इस पर विभाग की अपनी दलील है। गिरिडीह में दिन दहाड़े कोयला चोरी, विरोध करने पर सीसीएल कर्मियों से मारपीट। गिरिडीह में कोयला चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले चोरी की घटनाएं रात के अंधेरे में होती थीं, लेकिन अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे दिन दहाड़े साइडिंग के भीतर घुसकर कोयला लूटने से भी नहीं हिचक रहे। ताज़ा मामला सीसीएल गिरिडीह एरिया स्थित सीपी साइडिंग का है, जहां रविवार को दिन के उजाले में दर्जनों की संख्या में चोर घुस आए और कोयला चोरी करने लगे। जब सीसीएल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। वहीं महिला होमगार्ड से बदसलूकी की गई। घटना के संबंध में सीसीएल के लोडिंग इंस्पेक्टर अमित कुमार यादव, टेक्निकल इंस्पेक्टर मनीष कुमार, मनोज कुमार, वेब ब्रिज पर तैनात तस्लीम अख्तर और सुरक्षा में लगी महिला होमगार्ड शकुंतला व प्रीति सहित अन्य कर्मियों ने बताया कि जब उन्होंने चोरों को साइडिंग से बाहर जाने को कहा तो चोरों ने एकजुट होकर उन पर हमला बोल दिए। कर्मियों के साथ मारपीट की गई। तस्लीम अख्तर को जमीन पर पटक कर पीटा गया, जबकि महिला गार्डों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। टेक्निकल इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि साइडिंग के भीतर कोयला के पास खड़े एक युवक को जब हटने को कहा गया तो वो खुद को स्पेशल ब्रांच का स्टाफ बताने लगा और फोन कर अपने साथियों और कुछ ग्रामीणों को बुला लिया। इसके बाद अचानक मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना तत्काल सीसीएल के जीएम और पीओ को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने अवर निरीक्षक संजय कुमार को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों के बयान लिए और हमलावरों के हुलिये की जानकारी जुटाई। सभी पीड़ितों को लिखित आवेदन देने को कहा गया है। सिमडेगा में कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने लेवी मांगने के आरोप में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में फूल सिंह और राजेश साहू उर्फ चुट्ठू शामिल हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिमडेगा एम अर्शी ने बताया कि अनिश शाद नामक व्यक्ति की कंस्ट्रक्शन कंपनी कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लरबा में नहर बनाने का कार्य कर रही थी। इसी दौरान उनको अपराधियों का फोन आया और अपराधियों ने उनसे काम के कुल लागत की 5% राशि लेवी के रूप में मांगी। साथ ही अपराधियों ने लेवी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। अपराधियों द्वारा लेवी की मांग किए जाने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अनिश शाद ने कोलेबिरा थाना में अपराधियों के विरोध मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने फूल सिंह और राजेश साहू उर्फ चुट्टू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी राजेश साहू उर्फ चुट्टू का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। फूल सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी लेवी मांगने के लिए धमकी देते थे और नहीं देने पर जान से मारने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते थे। पुलिस आज दोनों अपराधियों को जेल भेज दी। राज्य सरकार पर भड़के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पेसा कानून समेत कई विषयों पर जताई सरकार से नाराजगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। विशेष रूप से पेसा कानून, नई शराब नीति, भूमि म्यूटेशन में देरी और स्थायी कोल्हान आयुक्त के पद पर अस्थायी नियुक्ति को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि पंचायत चुनाव उनके कार्यकाल में संपन्न हुए थे, लेकिन आज तक पंचायतों को उनका
वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया। पेसा कानून के तहत राज्यों को अधिकार तो मिले हैं, लेकिन पंचायतों को अधिकार देने में राज्य सरकार रुचि नहीं दिखा रही। उन्होंने कहा कि परंपरागत एवं रूढ़िवादी व्यवस्था को सशक्त करने के लिए पेसा नियमावली शीघ्र बनाई जाए, जिससे आदिवासी समाज को उसका अधिकार मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार केवल राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत क्षेत्रों में शराब बिक्री का लाइसेंस दे रही है, जो न केवल अनुचित है बल्कि सामाजिक विघटन को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि क्या ग्रामीण इलाकों में जहरीली शराब से हो रही मौतों का कोई जवाब राज्य सरकार के पास है। उन्होंने मांग की है कि लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही शराब की बिक्री हो, ताकि अवैध शराब को नियंत्रित किया जा सके। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार आदिवासियों, पंचायतों और विस्थापितों के अधिकारों को कुचल रही है। ये सरकार जनहित के बजाय केवल धन संग्रह और सत्ता के केंद्रीयकरण में लगी है। लेकिन अब समय आ गया है जब जनता को उनके अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठानी होगी। डिजिटल ठगी का बड़ा नेटवर्क चल रहा है विदेश से। कमीशन के चक्कर में भारतीय युवा कर रहे हैं देश से गद्दार। भारत में रहने वाले कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स युवा चीनी साइबर अपराधियों के शिकंजे में फंस चुके हैं। मोटे कमीशन के चक्कर में यही युवा अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। चीनी साइबर अपराधियों के साथ भारतीय एजेंट्स की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने रांची के एक होटल में छापेमारी कर चीनी साइबर अपराधियों के लिए काम करने वाले के साथ कुछ भारतीय एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में साइबर अपराधियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्तार 7 साइबर अपराधियों ने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के सामने खुलासा किया है कि चीन और हांगकांग में बैठे साइबर अपराधी इंडन नेटवर्क बना रहे हैं। इंडन नेटवर्क की मदद से ही भारत के लोगों के खातों से जुड़े डिटेल चीनी साइबर अपराधियों तक पहुंच रहे हैं। सभी गिरफ्तार 7 साइबर अपराधी भारत में रहने वाले लोगों के बैंक खातों के डिटेल, आधार कार्ड के डिटेल और कई तरह की जानकारियां चीनी साइबर अपराधियों तक पहुंचाया करते थे। अमेरिका में रहने वाली रांची की एक एनआरआई महिला के साथ भी गिरफ्तार साइबर अपराधियों की मदद से ही चीनी साइबर अपराधियों ने बिजनेस करने के नाम पर 29 लाख रुपए की ठगी की थी। इसी मामले में रहमान नाम के एक एजेंट को पूर्व में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय एजेंट्स को चीनी साइबर अपराधी वीडियो कॉल के जरिए ट्रेनिंग दिया करते थे। वीडियो कॉल के जरिए ही एजेंट्स को दिशा निर्देश दिए जाते थे, जिसके बाद वो ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। सभी गिरफ्तार साइबर अपराधी चीन, हांगकांग और इंडोनेशिया में बैठे चीनी साइबर अपराधियों को भारतीयों के बैंक खातों के साथ साथ अन्य गोपनीय जानकारी पहुंचाते थे। ठगी के रकम में सभी को बेहतर कमीशन मिलता था। कमीशन के कारण ही सभी चीनी साइबर अपराधियों के साथ जुड़े हुए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा, नेतरहाट की तर्ज पर और स्कूल खोलेंगे। रांची जेसुइट सोसाइटी के तत्वाधान में रविवार को संत जेवियर्स कॉलेज में मैजिस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गुमला, सिमडेगा, खूंटी, वार, लोहरदगा के 13 स्कूलों के प्रतिभाशाली बच्चों को मैजिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में नेतरहाट स्कूल का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम दुमका, बोकारो और चाईबासा में नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर और स्कूल खोलेंगे। शिक्षा मंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि आज 13 स्कूलों के बच्चे सम्मानित हुए हैं। सरकार बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम कर रही है। शिक्षा में समानता हो, इसलिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलाए जा रहे हैं। भविष्य में इस तरह के और स्कूल चलाने की योजना है। सरकार की यह कोशिश भी है कि विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ा जा सके। इसके लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से एमओयू किया गया है। 500 चयनित बच्चों को +2 के बाद 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। सोसाइटी ऑफ जीसस के प्रोविंशियल फादर अजीत खेस ने कहा कि यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। मेहनत, अनुशासन और उद्देश्यपूर्ण जीवन से हर शिखर को छुआ जा सकता है। उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन को उद्धृत करते हुए कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। हमारे छात्रों ने असाधारण सफलता हासिल की है। हमारी शिक्षा सिर्फ बुद्धि के लिए नहीं बल्कि आत्मा के विकास के लिए भी होती है। जेसुइट शिक्षा आपको दूसरों के लिए जीने का अर्थ बताती है। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि आईटीएस असीम विक्रांत मिंच और अजय लिंडा ने भी संबोधित किया। चतरा में तालाब में डूबने से हुई मौत, पैर फिसलने से गहरे पानी में समाया, स्थानीय गोताखोरों ने निकाला। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पदमपुर निवासी गुलशन भुइया के रूप में हुई है। सुबह गुलशन भुइया शौच के लिए गांव स्थित तालाब के समीप गए थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि वे खुद को बचा नहीं पाए। स्थानीय गोताखोरों ने तालाब में कई घंटों तक तलाश की। उनकी मेहनत से गुलशन का शव बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही तालाब के पास भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।
अब झारखंड में भी बैगलेस डे, हर शनिवार बिना बस्ता के स्कूल जाएंगे बच्चे। रचनात्मक गतिविधियों पर जोर। गुजरात के बाद अब झारखंड भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य के सरकारी स्कूलों में हर शनिवार बैगलेस डे लागू करने की योजना बन रही है, जिसके तहत बच्चों को उस दिन बस्ता, किताब या कॉपी लेकर स्कूल आने की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था फिलहाल कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है और माना जा रहा है कि इसे जल्द ही राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। इस नई पहल का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता, शारीरिक सक्रियता और सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना है। शनिवार को बच्चों का पूरा दिन खेलकूद, योग, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, नाटक, कहानी, कविता, क्विज, लोकगीत, नृत्य जैसी गतिविधियों में बिताया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस पहल की पुष्टि करते हुए कहा कि डिजिटल युग में मोबाइल और गैजेट्स के अत्यधिक इस्तेमाल से बच्चे शारीरिक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं। पहले स्कूलों में ऐसी परंपरा थी जिसमें आखिरी घंटा पीटी और खेलकूद का होता था। अब उसी संप्रदाय को और व्यापक रूप देकर बैगलेस डे की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा, बताया गया है कि इस दिन शिक्षक बच्चों को सीखने के वैकल्पिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। स्थानीय संसाधनों और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल बच्चों का मानसिक विकास होगा, बल्कि वे स्कूल को बोझमुक्त और आनंददायक स्थान के रूप में महसूस कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पहल को स्कूलों में प्रयोग के तौर पर शुरू किया जाएगा और फिर उसे नियमित व्यवस्था का रूप दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चक्रधरपुर में महिला चोर ने उड़ाए लाखों के गहने, सेंधमारी कर दुकान में घुसी, इस दौरान हाथ भी कट गया, सीसीटीवी आया सामने। चक्रधरपुर के गुदड़ी बाजार स्थित एक सोना चांदी की दुकान में तड़के एक महिला चोर ने सेंधमारी कर लाखों रुपए के आभूषण चुरा लिए। पूरी वारदात सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। महिला ने फिल्मी अंदाज में दुकान में घुसकर चोरी को अंजाम दिया और फरार हो गई। जानकारी के अनुसार महिला चोर ने दुकान में प्रवेश करने के लिए एस्बेस्टर यानी लोहे की चादर को काटा। इस प्रक्रिया में उसका हाथ बुरी तरह से कट गया। दुकान के अंदर और गेट के पास खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे हैं। इसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला को गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर थाना प्रभारी अवधेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें पूरी चोरी की वारदात कैद पाई गई। सीसीटीवी में महिला की गतिविधियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला चोर ने बहुत ही सतर्कता के साथ काम किया, लेकिन एस्बेस्टर काटते समय हुए घायल होने से वह सुराग छोड़ गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस आसपास के इलाकों के अस्पतालों और निजी क्लिनिकों से भी जानकारी जुटा रही है, जहां ऐसी किसी महिला का इलाज हुआ हो। स्थानीय पुलिस के अनुसार चक्रधरपुर क्षेत्र में इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है, जिसमें कोई महिला चोर इस पैमाने पर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई हो। इससे क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उम्मीद है कि महिला चोर जल्द ही गिरफ्त में होगी। चोरी गए गहनों की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। दुकानदार ने थाने में अज्ञात महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। 135 कागजी कंपनी से 5,000 करोड़ का फर्जी चालान। प्रवर्तन निदेशालय ने जीएसटी घोटाले में पूर्व में गिरफ्तार 4 कारोबारियों के विरुद्ध रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में शनिवार को चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने चार्जशीट में बताया, जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने 135 कागजी कंपनी की मदद से 5,000 करोड़ का फर्जी चालान जारी कर 730 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है। इस मामले में ईडी ने 8 मई को छापेमारी कर जमशेदपुर के जुगसाली से कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया, कोलकाता से शिवकुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। ये सभी इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। वर्तमान में चारों न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार कारा में बंद हैं। गिरफ्तारी से 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की कानूनी बाध्यता के तहत ईडी ने यह चार्जशीट दाखिल की है। छापेमारी में ईडी ने जब्त किए थे 29 लाख नगद। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय जमशेदपुर ने कई शिकायतें दायर कर बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी में शामिल एक सिंडिकेट का खुलासा किया था। इन्हीं शिकायतों के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने गुप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2023 में भी छापेमारी की थी। उसी वक्त यह जानकारी सामने आई थी कि कुछ व्यापारियों ने फर्जी बिल के आधार पर करीब 734 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला किया है। ईडी ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के ठिकानों से 29 लाख नकद जब्त किए थे।
सिमडेगा पुलिस ने की कार्रवाई, अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिमडेगा एसपी के निर्देश पर मुहर्रम पर्व को मद्देनजर रखते सिमडेगा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना क्षेत्र के तामड़ा गांव में छापामारी करते हुए पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस मामले में सिमडेगा पुलिस ने एक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सीडीपीओ बैजू उरांव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तामड़ा गांव में आदित्य कुमार साहू अवैध तरीके से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापामारी कर आदित्य साहू के पास से 14 बोतल बियर और 5 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किए। पुलिस ने शराब जब्त करते हुए आदित्य साहू को भी गिरफ्तार कर लिया। बारिश के बीच रांची के मेन रोड में निकला मुहर्रम का मातमी जुलूस, पुलिस भी दिखी मुस्तैद। रांची में रविवार को मुहर्रम के मौके पर ऐतिहासिक मातमी जुलूस निकाला गया। मेन रोड पर जब जुलूस बढ़ रहा था उसी दौरान झमाझम बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन बारिश ने न तो श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी की और न ही मातम की परंपरा को रोका। लोग भीगते हुए इमाम हुसैन की शहादत को याद करते नजर आए। जगह जगह से पहुंचे निशान और अखाड़ों का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। जुलूस में या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। मेन रोड समेत शहर के कई इलाकों से मुस्लिम समुदाय के लोग बाजे गाजे के साथ सीनाजनी और जंजीरी मातम में शरीक होते दिखे। कई जगहों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक की दिशा बदली गई थी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम मुस्लिम समुदाय के लिए गम और सब्र का महीना होता है। इस्लामी इतिहास के अनुसार 10 मुहर्रम को करबला की जमीन पर यजीद की फौज से लड़ते हुए इमाम हुसैन शहीद हुए थे। इसीलिए इस दिन को शहादत के दिन के तौर पर याद किया जाता है। अंजुमन इस्लामिया से जुड़े शाहीन अहमद ने बताया कि माविया की मौत के बाद यजीद सत्ता पर बैठा और उसने इमाम हुसैन से अपनी बैत लेने की मांग की, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफाए रसूल मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन पर जुल्म की एक लंबी दास्तान शुरू हुई। स्पेशल ब्रांच आईजी ने श्रावणी मेले को लेकर जारी किए निर्देश, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। देवघर और बासुकीनाथ में श्रावणी महोत्सव 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो रहा है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा से लेकर साफ सफाई तक के सारे पुख्ता इंतजाम पर ध्यान दिया जा रहा है। यह महोत्सव 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कांवरियों के वेश में आतंकी या उग्रवादी भीड़ का फायदा उठाकर किसी घटना को अंजाम न दे दे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसकी बात की जानकारी स्पेशल ब्रांच के आईजी अपनी रिपोर्ट में दिया है। इस रिपोर्ट में श्रावणी मेले के दौरान हुए पूर्व घटनाओं के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के कई धार्मिक स्थलों पर इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए देवघर और बासुकीनाथ मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।